लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा और हमारी पार्टी एक ही बात कहेगी कि जो पार्टी या जो नेता ये इस बिल के विरोध में हैं, ये वही मानसिकता है जिसकी वजह से एक जमाने में सती प्रथा आई थी। मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हम महिला को एक महिला के तौर पे क्यों नहीं देख सकते। हम लोग महिला को क्यों जातियों में बांट रहे हैं। जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो किसी खास जाति की महिला के लिए तो नहीं है ये एक ब्रॉडर एजेंडा है। जो भी क्षेत्रीय दल है वो लोग ही जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं जिनकी राजनीतिक रोटी जातीय राजनीति पे चलती है। तो अगर बिहार का स्वर्णिम इतिहास लोगों को देखना है तो हमें इन नेताओं को अपनी राजनीति पद्धति से हटाना पड़ेगा। और जातीय राजनीति जो है वो बिहार में एक अभिशाप है। जब तक जातीय व्यवस्था, जाति पे गर्व होना वो अलग बात है, लेकिन जाति किसी व्यक्ति की जनमानस की भलाई के ऊपर चला जाए ये गलत है। लेकिन एक ही पार्टी में दो स्वर आना, वो भी वरिष्ठ नेताओं द्वारा, ये तो साफ इस बात को संकेत करता है कि जदयू में न दशा है न दिशा है। 33% आरक्षण महिलाओं को देना लोकसभा में और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा चुनाव में, ये निश्चित ही स्वागत करने वाला कार्य है। 18 वर्षों से हैं और अगर आप पार्टी की ढांचा देखिएगा तो पूरा आपको सेंट्रलाइज ढंग से नीतीश जी चलाते हैं। ये बात करते हैं प्रजातंत्र की, लेकिन इनकी खुद की पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है। नीतीश जी सर्वो सर्वा है। एक हमारे यहाँ कहावत है ना, दुल्हों के भाई और दुल्हनों के भाई, वही वाला हाल जो है वो जदयू में अभी है। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया। काफी तीखी बहस देखने को मिली। देश की कई ऐसी पार्टियां हैं जो विरोध में भी रहती हैं नरेंद्र मोदी की, लेकिन इस बिल का वो समर्थन करते हुए। देखिए, सबसे पहले तो बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार दोनों हाथ डुलाते हुए कह रहे हैं कि भाई ये काम तो हम 15 साल पहले कर चुके हैं। 2005 में हमारी सरकार बनी, 2006 से ही हमने महिलाओं को आरक्षण देना शुरू कर दिया। चिराग पासवान पूरे दमखम से लोकसभा में डंके की चोट पर महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, उसके पक्ष में वोट भी करते हैं। लोजपा रामविलास के युवा नेता राहुल साया हमारे साथ मौजूद हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। महिला आरक्षण बिल, खैर आप लोग तो सब बीजेपी की हर नीति पर ही समर्थन करते हैं, इसलिए वो सवाल नहीं रहेगा कि समर्थन क्यों किया। लेकिन महिला आरक्षण बिल क्या लग रहा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा या सच में महिलाओं को उनका हक दिलाने का ये प्रयास है? क्योंकि करीब 2.5 दशक 27 साल से ये बिल जो है वो उस पर चर्चा होते रही है बार बार समय समय। देखिए, जहां तक एनडीए गठबंधन की बात है तो एनडीए गठबंधन या फिर जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से चल रहा है, तो हमारे लिए तो ये नारी सशक्तिकरण का मुद्दा है। बाकी जो पार्टियां हैं उनके लिए हो सकता है कि ये राजनीतिक मुद्दा बने, वो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेके और अपनी डूबती हुई राजनीतिक नैया को फिर से एक आधार देने के लिए इस नारी सशक्तिकरण का दुरुपयोग करें, इस अधिनियम का। और आप देख भी सकते हैं कि ये जो नारी सशक्ति अधिनियम जो आया है, विमेन एम्पावरमेंट बिल जो है, जिसको नारी शक्ति वंदन भी कहते हैं, तो ये कोई आज का बिल तो है नहीं। लगभग 1996 में इस बिल को सबसे पहली बार लोकसभा के पटल में रखा गया था। देवेगौड़ा जी के समय में, जब वो प्रधानमंत्री थे। और उस समय 1996 में इस बिल का पुरजोर विरोध किया गया था। जो अभी बहुत सारे नेता जो अभी हैं भी, जैसे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पार्टी ने भी इस बिल का काफी विरोध किया था और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने भी इसका विरोध किया, जिसके कारण 96 में मुलायम सिंह यादव, हाँ वही जो क्षेत्रीय दल जो थे, वो लोग अपनी क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए उन्होंने एक व्यापक जो सशक्तिकरण का जो अधिनियम था उसको डुबोया। फिर ये बिल जो है, जब माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने भी इस बिल को 2 बार लोकसभा में रखने का काम किया। और उस समय भी जो पार्टी थे, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे, अगेन उसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी थे, उन्होंने तो बिल को फाड़ दिया। उनके सांसद जो सुरेंद्र यादव जी थे, उन्होंने इस बिल को फाड़ दिया था। और अब जब ये बिल आया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, तो आप देख सकते हैं कि निरंतर एनडीए जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने निरंतर प्रयास किया इस बिल को कि नारी को सशक्त किया जाए। और ये जो कैबिनेट में जो ये बिल पास हुआ है, इसका हमारी पार्टी लोजपा रामविलास समर्थन करती है। कल हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने भी लोकसभा के पटल में जोरदार भाषण दिया इस बिल के समर्थन में।
और जितनी बातें उन्होंने कही वो लगभग सही भी हैं। हमारे नेता माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी इस बिल का समर्थन करते थे। 33% आरक्षण महिलाओं को देना लोकसभा में और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा चुनाव में ये निश्चित ही स्वागत करने वाला कार्य है। इससे ना ही महिलाओं की प्रतिनिधित्व का बढ़ोतरी होगा लोकसभा और अन्य विधानसभा सभाओं में, बल्कि महिलाओं पे होने वाले जो भी आपको एट्रोसिटीज़ हैं वो भी कम होंगी। अगर आप देखिएगा तो आज के संसद के पटल में 159 सांसद ऐसे हैं जिन पे गंभीर आरोप है महिला उत्पीड़न की। बिल्कुल। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो अगर बढ़ेगा इस बिल से, और बढ़ा भी है, आज के दिन में लगभग ये 14.9% की वृद्धि हुई है। लेकिन बिहार में 7% ही है। बिहार में 7% है, क्योंकि बिहार में नीतीश जी ने इस बिल को राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए लाया। सब महिलाओं को आरक्षण देके, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इन्होंने मुखिया पति लाया है। अब ये जो सांसद के लिए जो महिलाओं का आरक्षण हुआ है, अब इसमें ये भी देखना है कि कहीं बैकडोर चैनल से नीतीश जी अपने प्रत्याशियों को खड़ा करें, महिलाओं प्रत्याशियों को, और एक सांसद पति का कॉन्सेप्ट कहीं ना ले आए। विधायक पति भी आ सकता है। विधायक पति भी आ सकता है। तो खैर इस संदर्भ में बात करना ही फिजूल है। माननीय नीतीश कुमार जी ने तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। और जो इस विमेन बिल का हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि ये रोटेशनल बेसिस में है। रोटेशनल बेसिस होने की वजह से आपको किसी एक क्षेत्र में किसी एक खास वेस्टेड इंटरेस्ट जो होगा वो नहीं पनपेगा। एक होता है कि भाई ये जो क्षेत्र है ये आपको हो गया, आपको क्या महिला आरक्षित के लिए, अब उसमें होगा कि जो उनके पति हैं वो लोग कहीं प्रभुत्व अपनाने लगे। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें रोटेशनल बेसिस का कॉन्सेप्ट लाया है, और ये काफ़ी एक सार्थक कदम है। लेकिन एक सवाल, कल अगर आपने ललन सिंह का वो स्पीच सुना होगा जो लोकसभा में उन्होंने दिया, या राबड़ी देवी के ट्वीट को ही देखिए, जाति को फिर इसमें शामिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश में जातीय जनगणना मोदी सरकार नहीं कराई, 2020 में कराना था, और अब सिर्फ एक विशेष वर्ग की महिलाओं को फायदा देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसका महिला के सशक्तिकरण से, एम्पावरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये बात ललन सिंह डंके की चोट पर कह रहे हैं। तो जातीय जनगणना आप लोग अलायंस नहीं कराया, मतलब ना तो नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराए थे, खिलाफ में है आप लोग, और अब अगर 33% मतलब आरक्षण मिल भी जा रहा है महिलाओं को, तो बड़ा मुद्दा ये बनेगा कि उसमें किन किन जात की महिलाओं की। देखिए राबड़ी देवी का भी सवाल है। जब से हम लोगों ने होश संभाला और जब से हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, तब से हम लोगों ने यही पढ़ा है कि भारत में जातीय राजनीति अब जानी चाहिए। अभी तक नहीं जा पाई है, ये इन नेताओं की वजह से ही नहीं गई है। मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हम महिला को एक महिला के तौर पे क्यों नहीं देख सकते। हम लोग महिला को क्यों जातियों में बांट रहे हैं। जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो किसी खास जाति की महिला के लिए तो नहीं है, ये एक ब्रॉडर एजेंडा है। और जहां तक बात आपने श्रीमान ललन सिंह जी का किया, तो इनकी पार्टी का तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है। इनके नेता माननीय जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ एक तरफ जहाँ इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके जो वरिष्ठ नेता हैं ललन सिंह जी, वो लोकसभा की पटल में इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब वो इस बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं वो उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन एक ही पार्टी में दो स्वर आना, वो भी वरिष्ठ नेताओं द्वारा, ये तो साफ इस बात को संकेत करता है कि जदयू में ना दशा है ना दिशा है। जब इनकी पार्टियों में दशा दिशा नहीं है, अगर आपको कोई आंतरिक कलह थी भी, अगर आपको कोई विरोधाभास था भी, तो आप इसको अपनी पार्टी के मीटिंग्स में रख सकते थे। इससे तो दो ही बात स्पष्ट हो रही है, या तो जदयू में क्लियरिटी नहीं है विजन की, या फिर माननीय नीतीश कुमार जी गुमराह की राजनीति करना चाह रहे हैं कि आधा वोट जो इनके विपक्ष में है इस बिल के, वो भी कुछ पड़ जाए ललन सिंह जी के वक्तव्य में, और कुछ जो इस बिल के समर्थन में है वो भी वोट पड़ जाए नीतीश जी के समर्थन में। तो इनका स्टैंड तो इनको क्लियर करना है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा और हमारी पार्टी एक ही बात कहेगी कि जो पार्टी या जो नेता ये इस बिल के विरोध में है, ये वही मानसिकता है जिसकी वजह से एक जमाने में सती प्रथा आई थी। ये वही मानसिकता है जो नारियों को सशक्त नहीं होने दे रहे हैं। भाई नारियां सशक्त होंगी, उसमें आपको जाति से क्या लेना देना, एक तो पुरुषों को बाकी दिया है आपने। लेकिन कल 3 दफे जातीय जनगणना पर सवाल किया गया मोदी सरकार से कि जातीय जनगणना ये लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं। 19 में सरकार बनी, 10 साल पर सेंसस होता है, 2021 में होना था, नहीं करवाए। देखिए
एक तो कोरोना का दौर था, देश कोरोना के व्यापक प्रहार से उभर रहा था, और दूसरी बात कि ये लोग जाति जनगणना कहते हैं। जाति जनगणना का मूलभूत आधार क्या है? सरकार जनगणना, जातियों को भी छोड़ दीजिए, सरकार जनगणना क्यों कराती है? सरकार जनगणना कराती है कि अपने संसाधनों को एक सुचारू ढंग से अलॉट किया जा सके। अब जातीय जनगणना जो आप बोल रहे हैं, जातीय जनगणना से ललन सिंह जी बोल रहे हैं, अब ये भी तो भाजपा में थे, उस समय तो इनको जातीय जनगणना की याद नहीं आ रही थी, उस समय तो इतने पुरजोर तरीके से वो सरकार में रह के तो नहीं इस बात का डिमांड कर रहे थे। और अगर आप देखिएगा अभी तो जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा पुरजोर डिमांड जो है वो बिहार से ही हो रहा है। वो कहा तो हो भी, आंध्र प्रदेश को भी कोई लेना देना नहीं है, न तेलंगाना को लेना देना है, किसी अन्य राज्य को नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि बिहार में मौजूदा जो भी नेता हैं भाजपा एनडीए को छोड़ के गठबंधन में, क्योंकि हमारी विचारधारा तो समस्त भारत को लेकर चलने की है, जो भी क्षेत्रीय दल है वो लोग ही जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जिनकी राजनीतिक रोटी जातीय राजनीति पे चलती है। और जातीय राजनीति जो है वो बिहार में एक अभिशाप है। जब तक जातीय व्यवस्था, जाति पे गर्व होना वो अलग बात है, लेकिन जाति किसी व्यक्ति की, जनमानस की भलाई के ऊपर चला जाए ये गलत है। तो अगर बिहार का स्वर्णिम इतिहास लोगों को देखना है तो हमें इन नेताओं को अपनी राजनीति पद्धति से हटाना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे, जो नारी सशक्तिकरण के खिलाफ में हैं, उनको बिहार की समस्त महिला एक मुंहतोड़ जवाब देंगी। तो क्या लग रहा है ललन सिंह इतना फायर बीजेपी पर क्यों है? नीतीश कुमार कभी कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, 14 एंकरों को बॉयकॉट के मामले पे सॉफ्ट हो गए, नरेंद्र मोदी के साथ जाकर डिनर भी कर ले रहे हैं, अब महिला आरक्षण बिल पर भी साथ आ रहे हैं। ललन सिंह बड़ा उकताए हुए हैं, बड़ा मतलब एग्रेसिव हो जा रहे हैं लोकसभा में। 15 लाख नहीं आया, जाति जनगणना नहीं कराया गया, बेरोजगारी बढ़ रहा है, मतलब वो तमाम मुद्दे जो 2014 से चल रहे हैं। एसआईटी का गठन हुआ था कालाधन के लिए, उसका क्या हुआ, कई तरह के सवाल उठा देते हैं ललन सिंह। पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट है क्या नीतीश कुमार ललन सिंह के बीच? देखिए, जदयू में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी में एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार ही नहीं की है। 18 वर्षों से हैं, और अगर आप पार्टी की ढांचा देखिएगा तो पूरा आपको सेंट्रलाइज ढंग से नीतीश जी चलाते हैं। ये बात करते हैं प्रजातंत्र की, लेकिन इनकी खुद की पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है, नीतीश जी सर्वोसर्वा हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि ललन सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, अब इनके स्वर क्यों बदलते रहते हैं ये तो वही बताएंगे। लेकिन फिर मेरा यही कहना है कि जब तक सरकार में थी जदयू, और ऐसा भी नहीं था कि 1-2 महीने के लिए भाजपा के साथ वो एनडीए गठबंधन में थी, तब ये मौन व्रत क्यों ले लेते हैं? तो अब इसका 2 ही एक मतलब कारण हो सकता है। एक तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये भटकाव की राजनीति, ये गुमराह की राजनीति करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो आधा वोट जो इस बिल के समर्थन में नहीं है वो भी पड़ जाए, और आधा जो भी वोट इनके समर्थन में वो भी पड़ जाए। एक हमारे यहाँ कहावत है ना, दुल्हों के भाई और दुल्हनों के भाई, वही वाला हाल जो है वो जदयू में अभी है। चलिए, तो ये राहुल सहाय हैं और लोजपा का बड़ा क्लियर स्टैंड है महिला आरक्षण बिल पर कि इसके समर्थन में हम है, वोटिंग भी कर दिया गया है, और अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है क्योंकि जाति को इसमें घुसाया गया, जातिगत जनगणना को लाया गया। विपक्ष की तमाम पार्टियां कह रही हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा विवाद नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस भी मोटा मोटी इसके समर्थन में रही और नीतीश कुमार जैसे नेता भी इसके समर्थन में रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव मौन साध लिए हैं। अखिलेश प्रसाद यादव जो है, मुलायम सिंह यादव के बेटे, यूपी के पूर्व सीएम, ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।